Good evening, everyone. Is my voice and video clear? वॉइस और वीडियो क्लियर है सभी को? वॉइस और वीडियो क्लियर है? So let's start with fundamental rights. Okay. Let's start with fundamental rights. Now, fundamental rights are those rights which are defined in Part 3 of the Constitution. This is the fundamental definition of fundamental rights. Okay, बेटा? वैसे राइट्स जो पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखे हैं उसे हम क्या बुलाते हैं? फंडामेंटल राइट्स. ओके, क्लियर है ये चीज सभी को? कोई भी आपसे फंडामेंटल राइट्स का डेफिनेशन पूछेगा तो यही डेफिनेशन होगा. ओके, नाउ व्हेन वी स्टार्ट विद सम ऑफ important facts and figures with respect to fundamental rights, what we can see, original constitution had 7 fundamental rights. हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितने फंडामेंटल राइट्स थे? 7 फंडामेंटल राइट्स थे. ओके, नाउ later on one fundamental right was removed. Later on one fundamental right was removed और अब कितने बच गए? 6 fundamental rights. तो रिमूव वाला कौन सा था बेटा? right to property. This right to property was removed. ठीक है, and we see कितने फंडामेंटल राइट्स हमारे पास बच गए? 6 बच गए. ठीक है बेटा, यहां तक चीजें क्लियर है ना? ये जो फंडामेंटल राइट्स रिमूव किया गया, राइट टू प्रॉपर्टी, इट वाज डन थ्रू 44th Constitutional Amendment Act of 1978. This fundamental rights was removed via 44th Constitutional Amendment Act of 1978. ठीक है, ओरिजिनल 7, एक कम हो गया, टोटल 6 बचा. एक जो हमने हटाया वो कौन सा था? राइट टू प्रॉपर्टी. कैसे हटाया? थ्रू 44th Constitutional Amendment Act, CAA. Now, the provision of fundamental rights is given in our Constitution between Article 12 to Article 35. आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक फंडामेंटल राइट्स के प्रोविजंस हैं. ओके, सो विल स्टार्ट विथ आर्टिकल 12. ठीक है, विल स्टार्ट विथ आर्टिकल 12. व्हाट इज दिस आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? आर्टिकल 12 क्या है हमारे संविधान का? इट गिव्स अस द डेफिनेशन ऑफ स्टेट. ठीक है, जैसे बहुत बार संविधान में ये टर्म यूज किया जाएगा कि स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट या स्टेट शैल एंडेवर टू प्रमोट पीस एंड हार्मनी. तो वो स्टेट का क्या मतलब होगा ये आर्टिकल 12 में दे रखा है. तो डेफिनेशन ऑफ स्टेट इज गिवन इन आर्टिकल 12. डेफिनेशन ऑफ स्टेट इज गिवन इन आर्टिकल 12. तो बेसिकली हाउ इज दिस स्टेट डिफाइंड? स्टेट को कैसे डिफाइन कर रखा है आर्टिकल 12 ने? पहला बोला स्टेट इंक्लूड्स, ठीक है, स्टेट इंक्लूड्स गवर्नमेंट एज वेल एज पार्लियामेंट. स्टेट इंक्लूड्स गवर्नमेंट as well as Parliament of India. State includes
government as well as Parliament of India. दूसरा क्या बोला? State also includes government plus state legislature. State also includes government plus state legislature. और तीसरा क्या बोला? His definition of state also includes local or other authorities, local or other authorities under the control of government of India, under the control of government of India. ये तीन डेफिनेशन दे रखा है कि स्टेट क्या होता है. हो सकता है जिस हिसाब से क्वेश्चन टफ होते जा रहे हैं, आपसे ABCD में ये पूछ देगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ स्टेट. तो अगर आपको डेफिनेशन ऑफ स्टेट पता होगा तो आप सही मार्क करके आएंगे. आर्टिकल 12 में किसी को कोई दिक्कत? लिख लिया? लिख लोगे तो बताते भी चलना कि लिख लिया. लिखते जाना है, ठीक है. देखो सर ये तो PDF में मिल जाएगा, ये फालतू लिखने में टाइम क्यों वेस्ट करें? देखो लिखने वाला बात मैंने आपको पहले भी बोला है. देखो बेटा, मेंस में तो लिखना है ना, इसी स्पीड में लिखना होगा तभी जाकर पेपर कंप्लीट होगा, पहला चीज. दूसरा चीज, जब आप अपने हैंडराइटिंग में लिखोगे ना तो दिमाग में जाता है वो चीज. बच्चे में जब हम और आप स्कूल जाते हैं तो टीचर बोर्ड पर क्यों लिखता है? बोलता है ना कॉपी करने के लिए. क्यों बोलता है? बिकॉज जब आप लिखते हो तो वो याद रहती है लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए. ये चीज मिस होते जा रही है हमारे लाइफ से, ठीक है. ज्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने के चक्कर में आप लिखना भूल जा रहे हो और इसका खामियाजा भुगतेंगे मेंस में. नेक्स्ट इज आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है. नाउ आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली लॉ को डिफाइन करता है. ठीक है, लॉ के बारे में बात करता है. ठीक है, तो किस तरीके से लॉ को डिफाइन करता है? ये बोल रहा होता है कि वैसे सारे लॉज, पहले समझ लो, वैसे सारे लॉज जो कि इस संविधान के आने के पहले बन गए हैं, वैसे सारे लॉज जो ये संविधान के आने के पहले बन गए हैं, प्लस वो लॉज जो संविधान के आने पहले बने हैं, प्लस वो अगर आपके फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज करता है तो दैट कैन बी डिक्लेयर्ड एज इनवैलिड. समझ में आ रहा है इस चीज का मतलब? ध्यान से सुनना. संविधान तो बाद में बना, उसके पहले भी लॉ होगा. तो अगर कोई लॉ पहले से चला आ रहा है और अब जब हम फंडामेंटल राइट्स बनाए हैं, अब फंडामेंटल राइट्स अगर उस लॉ के कॉन्ट्राडिक्शन में हुआ तो वो फंडामेंटल राइट गलत नहीं होगा, लॉ विल बी ट्रीटेड एज इनवैलिड. ठीक है, समझ में आ गया? आर्टिकल 13 का मतलब बेसिकली ये आपको ये बताना चाह रहा है कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू. यही है ना जुडिशियल रिव्यू. अब कौन पता करेगा कि लॉ जो बना हुआ है वो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट में है? ऑब्वियसली जुडिशियरी इंटरप्रेट करेगा. तो आर्टिकल 13 में जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट दे रखा है, ये ध्यान रखना है. बाकी आर्टिकल 13 क्या था ये मैंने आपको समझा दिया. अपने वर्ड्स में दोबारा जब वीडियो देखोगे तो लिख लेना. ठीक है, all those laws, all those pre-constitution laws, लिख लो यार, लिख लो लिखो 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 जल्दी से लिखो. All those
प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज, प्री कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनने के पहले, which are in which are in conflict with fundamental rights, which are in conflict with all those laws, all those pre-constitution laws which are in conflict with fundamental rights shall be declared null and void. तो वो लॉ एग्जिस्ट नहीं करेगा। कौन डिक्लेयर करेगा? ऑब्वियसली जुडिशियरी, देखने के बाद कि वो कॉन्ट्राडिक्शन में है या नहीं है। तो इट्स अ इम्प्लिसिट मेंशन ऑफ व्हाट? कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू। लिख लेंगे तो बता दीजिएगा। आराम से लिखना है, समझते हुए, तभी तो जाएगा। भाग भाग के लिखेंगे क्या जाएगा दिमाग में? 5-6 महीना अगर पीटी पढ़ रहे हैं तो आराम आराम से लिखिए, आराम से हो जाए तो बता दीजिएगा। अच्छा, एक चीज तो लिखना भूल ही गए। यहां पर सर कौन कौन से लॉज के बारे में बात किया गया है? क्या सिर्फ सरकार ने जो लॉ बनाए होंगे बस वही वैलिड होगा, या फिर कुछ और भी लॉज इंक्लूड हो सकते हैं? तो लॉ का यहां पर मतलब क्या है, लिख लो इसको ध्यान से। कोई भी परमानेंट लॉ जो पहले से बना हुआ है। लॉ का मतलब यहां पर क्या है? कोई भी, मान लो ब्रिटिश सरकार ने ऑर्डिनेंस पास किया होगा, कोई अलग से नियम कानून बनाया होगा, कोई बाय लॉज बनाए होंगे, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएंगे, तो रूल्स, ये नहीं बोलना कि सर ये तो रूल है, ये तो लॉ नहीं है। बट द वर्ड लॉ हियर इंक्लूड्स दोज रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हिच आर इन कॉन्ट्राडिक्शन विद फंडामेंटल राइट्स। तो लिखो, रूल्स, रेगुलेशन, ठीक है, लॉ के डेफिनेशन के अंदर ही है ये रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है। ब्रिटिश के जमाने का कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास किया हो, ठीक है, तो ऑर्डर, इसके अलावा इट इंक्लूड्स टेम्पररी लॉ आल्सो। से फॉर एग्जांपल 1946-45 में मान लो ब्रिटिश ने कोई लॉ बनाया हो जो कि 2-3 साल के लिए हो, बट चूंकि संविधान फोर्स में आ गया, फंडामेंटल राइट्स फोर्स में आ गया, और वो जो टेम्पररी लॉ है अब कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, तो वो टेम्पररी लॉ वहीं खत्म। वो ऐसा नहीं 3 साल तक खत्म, 3 साल के बाद ही खत्म होगा। और चौथा, कस्टम्स, ट्रेडिशन, यूजेज, मतलब सोशल लाइफ से भी रिलेटेड अगर कोई लॉ है ना जो कोडिफाइड फॉर्म में नहीं है, बट इट इज इन कॉन्ट्राडिक्शन विद फंडामेंटल राइट्स, वो भी इनवैलिड होंगे। समझ में आया? तो हर तरह के लॉ के बारे में ये यहां पर बात करता है। आइदर लॉ इज परमानेंट और टेम्पररी, डजंट मैटर्स। Whether it's a rules and regulations or an order by a court, it doesn't matter. Whether it's customs, tradition or usage, it also doesn't matter when it comes to fundamental right. अगर ये सारी चीजें संविधान के बनने के पहले हैं और बनने के बाद is in contradiction with fundamental rights, they can be declared as invalid. By whom? By court. लिख लेंगे तो बता देने का है।
नाउ आर्टिकल 14 में दो कंसेप्ट है। आर्टिकल 14 में दो कंसेप्ट। इट टॉक्स अबाउट इक्वालिटी बिफोर लॉ। It also talks about equal protection of law. दोनों अलग अलग कंसेप्ट हैं, ठीक है। अब ये संविधान में डिफाइंड नहीं है कि दोनों अलग अलग डेफिनेशन है, बस ये लिखा है स्टेट शैल नॉट डिसाइड, स्टेट शैल नॉट डिनाई एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये डिफाइंड है आर्टिकल 14 में। बट इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब क्या है, तो इसका मतलब लिखो, ये बुक में गिवन है लक्ष्मीकांत में। इक्वालिटी बिफोर लॉ मीन्स, इक्वालिटी बिफोर लॉ मीन्स absence of privilege, absence of privilege. And second thing, it means no one is above law. इसके भी exceptions हैं, ठीक है। There are certain exceptions, तो उसमें हम नहीं जा रहे। What is the meaning of equal protection of law? What is the meaning of equal protection of law? इसको लिखो पहले। Right to equal treatment in similar circumstances. Right to equal treatment in similar circumstances. Now, what is the meaning of this? मान लो एक मनी लेंडर है जो कि एक फार्मर को तंग कर रहा है और उस फार्मर ने मनी लेंडर का मर्डर कर दिया, ठीक। दूसरा, एक रॉबर है, एक बाहुबली है, एक क्रिमिनल है जो पैसे वसूली के लिए गया, पैसा नहीं मिला तो मर्डर कर दिया। आर दीज टू सिमिलर सर्कमस्टांसेस? आर दीज टू सिमिलर सर्कमस्टांसेस? ये बता दो मेरे को। एंड रिजल्ट वही है, मर्डर, बट आर दीज टू सिमिलर सर्कमस्टांसेस? जल्दी बताओ। आर दीज टू सिमिलर सर्कमस्टांसेस? मनी लेंडर तंग कर रहा है, आपके घर पर आ रहा है, आपको खड़ी खोटी सुना रहा है और आप बोल रहे हो ठीक है हम पैसा लौटा देंगे, अभी आप जाओ, बट नहीं मान रहा है, मर्डर हो गया। क्रिमिनल मर्डर कर रहा है, किस लिए? क्योंकि आप हफ्ता वसूली के लिए गए और आपको नहीं मिला, ठीक है। तो दीज टू आर नॉट सिमिलर सर्कमस्टांसेस। तो कहने का मतलब है कि अगर सिमिलर सर्कमस्टांस होता तो इक्वल ट्रीटमेंट मिलता, भले आप रिच हो को आप पुअर, उसे मैटर नहीं करता। बट यहां पर हो सकता है फार्मर को मर्डर के लिए अलग तरीके से ट्रीट किया जाए और जो आपका क्रिमिनल है उसको मर्डर करने के लिए अलग तरीके से ट्रीट किया जाए। समझ में आया? तो ये भी एक इक्वालिटी का पार्ट है कि सेम सर्कमस्टांसेस में अगर आप हो तो इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा। अब मान लो रिच फार्मर है, उसको भी मान लो कोई तंग कर रहा है, उस केस में मर्डर कर दे, ठीक है। तो दीज आर सिमिलर सर्कमस्टांसेस। तो रिच फार्मर और पुअर फार्मर को एक तरीके से ट्रीट किया जाएगा। बट रिच फार्मर मान लो गाड़ी चला रहा है, किसी के ऊपर चढ़ा दिया गाड़ी, है ना, तो उस केस में इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा।
आई होप इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ आपको क्लियर होगा। किसी को कोई दिक्कत? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी तो ठीक है, एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस। अगर आपने फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ा होगा तो वहां देखा होगा कि 3 स्टेट्स रहते हैं, क्लर्जी, नोबल और कॉमन मैन। क्लर्जी के पास स्पेशल पावर्स थे, सारा का सारा टैक्स किसको पे करना पड़ता था? थर्ड स्टेट को पे करना पड़ता था। तो दे वर प्रिविलेजेस सोसाइटी, प्रिविलेज बेस्ड सोसाइटी। एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस को क्या बुलाते हैं? राइट टू इक्वालिटी। इसी में एक और कंसेप्ट आता है जिसको हम बुलाते हैं रूल ऑफ लॉ। जिसको हम बुलाते हैं रूल ऑफ लॉ। पहले लिख लो, सबका मतलब मैं समझाता हूं। रूल ऑफ लॉ मीन्स एब्सेंस ऑफ आर्बिट्ररी पावर। बेटा लास्ट स्लाइड शो करेंगे तो लिखेंगे कैसे? नेक्स्ट इज इट इंक्लूड्स इक्वालिटी बिफोर लॉ थर्ड। ये लास्ट लाइन का ही खाली मतलब समझना है, बाकी तो क्लियर हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन इज द रिजल्ट ऑफ राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल। Constitution is the result of the rights of the individual। तो सबसे पहला चीज हम पढ़ते हैं एब्सेंस ऑफ आर्बिट्ररी पावर। आर्बिट्री मतलब मनमाना, ठीक है? आर्बिट्री का मतलब क्या होता है? मनमाना। तो कोई भी चाहे तो मनमाने तरीके से रूल नहीं कर सकता है। यही मतलब होता है एब्सेंस ऑफ आर्बिट्ररी पावर का। तो पहले राजा महाराजा हुआ करते थे, उनको पसंद नहीं आया तो रूल चेंज, उनको पसंद आया तो रूल फिर से चेंज। तो वैसा नहीं हो सकता है रूल ऑफ लॉ के अंदर। नेक्स्ट, इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब हमने ऑलरेडी यहां पर लिख लिया, 1 और 2, एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस एंड नो वन इज अबव लॉ। इसको हमने ऑलरेडी लिख लिया, ऑलरेडी नोटेड। लास्ट लाइन का मतलब सीखना है। कॉन्स्टिट्यूशन इज द रिजल्ट ऑफ राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इसका मतलब ये हो गया कि संविधान जो बना है वो किसकी वजह से बना है? लोगों ने अपने राइट्स को सरेंडर किया है और उस राइट्स के बेसिस पर संविधान बना है। They have given up their some rights so that their other rights could be protected। ठीक है? तो कॉन्स्टिट्यूशन इज द रिजल्ट ऑफ राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल। ध्यान से सुनना मेरी पूरी बात। When we talk about the case of India, when we talk about the case of India, और इंडिया के केस में जब आप रूल ऑफ लॉ बोलते हो तो रूल ऑफ लॉ का मतलब इंडिया के केस में पहला वाला पॉइंट आता है, दूसरा वाला पॉइंट आता है, बट तीसरा वाला पॉइंट नहीं आता है इस फॉर्म में। तो व्हाट इज दैट थर्ड पॉइंट इन केस ऑफ इंडिया? कॉन्स्टिट्यूशन इज द सोर्स ऑफ इंडिविजुअल पावर।
कॉन्स्टिट्यूशन इंडिविजुअल राइट स्केल का सोर्स है, जैसे हमारे जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं उसका सोर्स कौन है, कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये अलग हो जाता है व्हेन इट कम्स टू रूल ऑफ लॉ इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। दिस इज जनरल कॉन्टेक्स्ट रूल ऑफ लॉ का मतलब। when it comes to rule of law in context of India, first is valid, second is valid, but third one is not valid। third का जो modified version है वो ये है, constitution is the source of individual rights, not the result of individual rights। okay, constitution source है, final result नहीं है। हो जाएगा तो बता दीजिएगा। हो गया सबका? नेक्स्ट इज आर्टिकल 15। व्हाट इज आर्टिकल 15? स्टेट shall not discriminate, state shall not discriminate against any citizens only on the grounds of religion। पहले लिखो इसका मतलब, race, caste, sex, place of birth। What is the meaning of this? लिख लिया? लिखो लिखो। हो गया सबका? What is the meaning of this? इसका मतलब हो गया, से फॉर एग्जाम्पल हमें 2 पर्सन को चूज करना है, ठीक है, और एक एक्स कम्युनिटी से बिलोंग करता है और दूसरा वाई कम्युनिटी से बिलोंग करता है, ठीक। तो हम ये कह के वाई को रिजेक्ट नहीं करेंगे कि आप चूंकि इस कम्युनिटी से बिलोंग करते हो इसलिए हम आपको सेलेक्ट नहीं करेंगे, या फिर आप इस पर्टिकुलर रेस से बिलोंग करते हो इसलिए हम आपको सेलेक्ट नहीं करेंगे, आप इस पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करते हो इसलिए हम आपको सेलेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। क्लियर है ये चीज? आप इस जगह में बर्थ हुआ है आपका इसलिए हम आपको
सेलेक्ट नहीं करेंगे, ये सब आप नहीं बोल सकते हो। आपका जेंडर फीमेल है इसीलिए हम आपको सेलेक्ट नहीं करेंगे, ये बोलकर किसी के भी अगेंस्ट में डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है। बट अब ध्यान से सुनना मेरी पूरी बात, बट स्टेट अगर ये बोले कि आपकी क्वालिफिकेशन उतनी नहीं है जो हमें चाहिए, ठीक है, हेंस वी आर रिजेक्टिंग यू, दैट इज नॉट डिस्क्रिमिनेशन। समझना है इस चीज को। सिर्फ रिलीजियन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है, बट अगर आप इसके साथ क्वालिफिकेशन ऐड कर दो देन इट कैन बी डिस्क्रिमिनेशन। तब स्टेट इज फ्री टू चूज। ओके, यही इसका मतलब है। ओनली ऑन द ग्राउंड्स, सिर्फ रिलीजन बोलकर आपको डिसेलेक्ट नहीं करेगा, रिलीजन के साथ उसको और भी बोलना होगा, ठीक है। अच्छा, आपकी एज जो है वो 22 साल नहीं है, इसीलिए हम आपको सेलेक्ट नहीं कर सकते। दूसरे का एज 25 साल के ऊपर है और हमें 25 साल के ऊपर का कैंडिडेट चाहिए, इसीलिए हम आपको सेलेक्ट कर रहे हैं, उनको सेलेक्ट कर रहे हैं, आपको नहीं कर रहे। तो ये मतलब होता है स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ओनली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। आर्टिकल 16, state shall provide state shall provide equality of opportunity. State shall provide equality of opportunity in matters of public employment. In matters of public employment or appointment to any office under the state. ठीक है, अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। नाउ यहां पर हमने 5 ग्राउंड्स लिखे थे जिसके बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है, यहां पर टोटल 7 ग्राउंड्स हैं बेटा, ठीक है। यहां पर टोटल 7 ग्राउंड्स है, 5 पुराना वाला और प्लस 2 और। तो एक है ऑन द बेसिस ऑफ डिसेंट, मतलब आपका ब्लड लाइन क्या है, और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ रेसिडेंस। तो यहां पर टोटल 5 ग्राउंड्स थे जिसके बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ दोज ग्राउंड्स। यहां पर टोटल 7 ग्राउंड्स हैं, तो 5 पुराने वाले और 2 एक्स्ट्रा, डिसेंट प्लस प्लेस ऑफ रेसिडेंस। इसी आर्टिकल के अंदर 16
सब क्लॉज 4, there is a provision of reservation in matters of public employment. Provision of reservation in matters of public employment. रिजर्वेशन का प्रोविजन कहां से आता है? आर्टिकल 16 के अंदर से, ये ध्यान रखना है। अब एक छोटू सा यहां पर नोट बनाकर लिखो। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुआ था, 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, ये क्या बोलता है? 10% रिजर्वेशन फॉर पीपल बिलोंगिंग टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। तो इसका जो प्रोविजन है, 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ, तो किसी आर्टिकल को अमेंड किया गया होगा। तो आर्टिकल, न्यू आर्टिकल वाज इंसर्टेड, आर्टिकल 15(6) और आर्टिकल 16 सब क्लॉज 6। तो इट अमेंडेड 2 आर्टिकल्स, आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वहां लिखा है ना, नो डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है। अब यहाँ 10% रिजर्वेशन दे दोगे बिना कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किए हुए, तो डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा ना। सो दैट्स, तो यहाँ अमेंड करके लग दिया गया कि ये 10% रिजर्वेशन शैल नॉट बी ट्रीटेड एज डिस्क्रिमिनेशन। ओके, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, हेल्प किया जा रहा है। यहां तक चीजें क्लियर है सभी को? यहां तक चीजें क्लियर है सभी को? प्लीज एक बार इसको रीड कीजिए। रीड, यू हैव 3 to 4 minutes ऑफ टाइम, प्लीज रीड इट, जो भी अभी हमने पढ़ा है। नोट्स खोलिए अपना, मेरे नोट से नहीं, अपने नोट से पढ़िए। पांच पेज है, 5 मिनट का मैं आपको टाइम दे रहा हूं। 1 मिनट में, उसके ज्यादा तेजी भी मत भागना, 1 मिनट में आपको पर पेज पढ़ना है, पढ़िए। डन हो गया? नहीं हुआ तो 1 मिनट और ले लीजिए। हो गया? यस सर, सभी का हो गया? रीड कर लिया? ऐसा कुछ लग रहा है कि दिमाग में कुछ गया हो? थोड़ा बहुत जा रहा है दिमाग में? गुड, जाना चाहिए। टाइम मैंने 5 मिनट आपको इसलिए दिया ताकि आप, ऐसा नहीं कि मैं बोलता चला जाऊं
फिर 1.5 घंटा बाद 1 घंटा बाद पता चलेगा कि क्या पढ़े, कुछ समझ में ही नहीं आया। तो यू शुड रिकॉल थिंग्स, अच्छा ये बोला था, ये बोला था, ये बोला था, ऐसे क्या होगा, याद रहेगा। ठीक है, ऐसे क्या रहेगा, याद रहेगा। चलो, द नेक्स्ट सेक्शन इज, कहां तक हो गया यार, 16 तक हो गया ना, 17। सत्रह 17 टॉक्स अबाउट, अब ध्यान से सुनना मेरी पूरा। Article 17 talks about abolishment of untouchability. What is untouchability? क्या है untouchability? What is untouchability? बताइए बेटा, what is untouchability? ध्यान से रखना ये चीज जो मैं लिख रहा हूं। अरे नहीं बेटा, untouchability is nowhere defined in the constitution. Even Supreme Court has refused to define untouchability. क्यों? बिकॉज लीगल हर्डल्स बढ़ जाएंगे। अगर आप लिख दोगे ना कि इसी को अनटचेबिलिटी बोलेंगे, तो केसेस वगैरह सब क्या होंगे, लूपहोल्स निकालने शुरू हो जाएंगे। तो इट विल डिपेंड अपॉन केस टू केस बेसिस। ठीक है, ध्यान रखना, इट्स नोवेयर डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन अनटचेबिलिटी क्या है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी डिफाइन करके नहीं दिखा कि अनटचेबिलिटी क्या होगा। So it's an offense and punishable under, in accordance with law. Article 18, it talks about titles. Article 18 talks about titles. ठीक है, अब 4-5 तरीके के टाइटल्स हैं, ध्यान से सुनना। पहला सेक्शन जो है वो ये बोलता है कि नो टाइटल, नो टाइटल, चाहे वो मिलिट्री का टाइटल हो या एकेडमिक टाइटल हो, नो टाइटल बीइंग अ मिलिट्री और एकेडमिक distinction shall be conferred by the state. स्टेट का डेफिनेशन ऑलरेडी हमने लिख लिया है, मतलब स्टेट जो है कोई भी मिलिट्री या एकेडमिक टाइटल नहीं दे सकती है। राय बहादुर, खान बहादुर, इस तरीके का टाइटल कॉन्फर नहीं कर सकती है। तो सर जो ये जो अवार्ड मिलता है भारत रत्न, ये सब क्या है, दीज आर अवार्ड्स बेटा, दीज आर अवार्ड्स नॉट टाइटल्स। अब जैसे आप बोलते हो ना भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, तो दैट इज रॉन्ग सेइंग, ओके, ऐसे नहीं बुला सकते आप, बट ठीक है,
मीडिया यूज करती है वो अलग बात है। तो भारत रत्न इज नॉट अ टाइटल, इट्स अ अवार्ड। ध्यान रखना इस चीज का। मेजर, सूबेदार, लेफ्टिनेंट, ये सब क्या है? ग्रेड्स ऑफ मिलिट्री ऑफिसर्स है, नॉट अ टाइटल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग विथ रेस्पेक्ट टू टाइटल इज कि भारत सरकार या फिर स्टेट आपको टाइटल दे नहीं सकती, और सिटीजन जो है दूसरी जगह से टाइटल ले नहीं सकते। तो इसको लिखो, नो सिटीजन ऑफ इंडिया, नो सिटीजन ऑफ इंडिया shall accept any title from any foreign state। तो बहुत बार कोशिश की गई थी कि सचिन तेंदुलकर को सर का टाइटल दिया जाए, ठीक है। तो वहां पर जो लोग अच्छा परफॉर्म करते हैं उन्हें सर का टाइटल मिलता है। जैसे सर विवियन रिचर्ड्स, इट्स अ वेरी गुड क्रिकेटर फ्रॉम वेस्ट इंडीज, उनको सर का टाइटल मिला है, और ये इंग्लैंड कॉन्फर करती है। तो सचिन कुड नॉट यूज दैट टाइटल, इसलिए उन्हें नहीं मिला है सर सचिन तेंदुलकर, ठीक है। सी, नाउ सी टॉक्स अबाउट फॉरेनर्स। अब बहुत सारे एनजीओ वगैरह होते हैं जहां पर फॉरेनर्स इन्वॉल्व होते हैं, है ना। और ये जो फॉरेनर्स हैं बेटा, समटाइम्स दे वर्क विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आल्सो ना। कुछ पोस्ट पर फॉरेनर्स वगैरह रहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पोस्ट पर। तो फॉरेनर्स कैनॉट टेक टाइटल्स। कौन से फॉरेनर्स? होल्डिंग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर द स्टेट। मतलब इंडिया के अंडर जो होल्डिंग ऑफ ऑफिस और प्रॉफिट ट्रस्ट के, मान लो किसी लीडर को फॉरेनर्स बना दिया, फॉरेनर को बना दिया, तो दीज फॉरेनर्स कैन नॉट टेक टाइटल्स, टाइटल्स नहीं ले सकते ये, एक्सेप्ट 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 मत लिखो, दूसरा वर्ड लिखो, कैन नॉट टेक टाइटल्स विदाउट द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। मतलब फॉरेनर, सिटीजन के बारे में बात नहीं हो रही, सिटीजन ऑफ इंडिया तो ले ही नहीं सकता, ठीक है। फॉरेनर्स, मान लो इंग्लैंड से कोई आया है इंडिया को अपनी सर्विस देने के लिए, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ काम कर रहा है, तो अगर उसको सर का टाइटल लेना है ना, तो प्रेसिडेंट से पूछना होगा कि भाई मैं सर का टाइटल ले लूं, तभी वो ले सकता है, ठीक है। क्लियर है ये चीज? नाउ द लास्ट सेक्शन टॉक्स अबाउट, देखो ये टाइटल के बारे में नहीं है, ये ध्यान रखना। लास्ट वाला सेक्शन टाइटल के बारे में नहीं है। तो लास्ट वाला सेक्शन किस चीज के बारे में है? गिफ्ट्स, जिसको हम क्या बुलाते हैं? प्रेजेंट्स। एमोल्यूमेंट्स मतलब सैलरीज, और ऑफिस, ठीक है। ऑफिस मतलब पोजीशन। ये टाइटल के बारे में नहीं है। तो इसके बारे में क्या बोलता है संविधान? कि नो पर्सन का मतलब क्या हो गया? सिटीजन एज वेल एज फॉरेनर्स हु आर होल्डिंग एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर स्टेट गवर्नमेंट, मतलब इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है। कोई भी पर्सन हु आर होल्डिंग एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट shall take
presents, emoluments or office from foreign state. कोई फॉरेन स्टेट अगर उनको कुछ जॉब ऑफर करता है, एमोलमेंट्स ऑफर करता है, और जो आदमी है प्रेजेंटली अगर इंडियन गवर्नमेंट के अंदर काम कर रहा है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहा है, तो ना ही वो प्रेजेंट एक्सेप्ट कर सकता है, ना ही एमोलमेंट्स, ना ही ऑफिस। अगर इसको ऐसा करना है तो उसको सबसे पहले रिजाइन करना होगा और फिर जाकर वहां जाकर जॉब करे, कोई इशू नहीं। But presently, agar he is holding office of profit under Indian government or Indian state, he cannot take present emoluments or hold any office from foreign state. क्लियर है? तो चौथा वाला पॉइंट टाइटल के बारे में नहीं है, इट इज अबाउट प्रेजेंस, एमोल्यूमेंट्स एंड ऑफिस। Anything you would like to ask till here? 17, 18 किसी को कुछ पूछना हो 17, 18 तक देख लो एक बार। 18 इतना डिटेल में कभी पढ़ा ही नहीं होगा टाइटल्स, खाली पढ़ते हैं अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। 18 को क्या बोला जाता है? इट टॉक्स अबाउट अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, और बोलकर बच्चे निकल जाते हैं, बोलकर मास्टर निकल जाता है। अरे क्या अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, बताओ तो कम से कम किस तरीके का टाइटल, टाइटल क्या होता है? तो आई थिंक टाइटल के अलावा भी आपको ये भी समझ में आया होगा कि प्रेजेंट इमोल्यूमेंट्स और ऑफिस पर भी रोक लगाता है, ओनली सिर्फ टाइटल के बारे में बात नहीं करता। ये है कंप्लीट, ठीक है। तो वी विल स्टॉप हियर टिल आर्टिकल 18। तो अगली क्लास जब भी पॉलिटी की होगी तो विल बी स्टार्टिंग विद 19 ऑनवर्ड्स, ठीक है। तो 2-3 क्लासेस लगते हैं फंडामेंटल राइट्स में, तो विल बी कंप्लीटिंग दैट। कुछ पूछना हो किसी को, एनीथिंग यू वुड लाइक टू आस्क एनीवन? No questions? And bye. Enjoy your Sunday.